हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वर्षना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लैब। चलिए तो आज बात करते हैं हम लोग अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा था कि जब हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को क्या करते थे, गैसियस यानी वेपर फॉर्म में चेंज करते थे, यानी कि एट दैट टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही आपका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था। फिर आपने क्या किया था, वहां पर जब आपने किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था, उससे क्या हुआ था, उससे उस सॉल्वेंट का जो कि सॉल्यूट के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करता है, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, एलिवेशन कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ जाता था। तो जो डिफरेंस आया था हमारे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में when pure and in solution, तो जो डिफरेंस था वही क्या था आपका, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर केस यहाँ पर भी हम देखने को मिलता है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बिल्कुल सेम टू सेम केस। आप इसे देखिए, यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसको आप ऐसे समझिए, जब आप किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब आप किसी लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अब यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर हमें चूज करना है, नहीं कैसा टेम्परेचर, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रीजिंग जिस टेम्परेचर पर हमारी एक्सेस हुई है तो क्या होगा, वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्लियर। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखी थी। क्या थी हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, क्या हो जाएगी, देखो जरा, एट दैट टेम्परेचर when vapors of liquid becomes equal to vapors of solid called freezing point। क्लियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर व्हेन वेपर्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर्स ऑफ सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन कैसे होता है। बिल्कुल सिमिलर केस यहाँ पर भी आपने देखा था कि जब हमने किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हमने क्या किया था, हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट, और उसमें हमने डाल दिया था एक क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हमने इसमें क्या किया था, ऐड किया था, तो क्या बना था, एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था। ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, राइज कर गया था। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की कंपैरिजन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एग्जांपल अगर मैं वाटर लेता हूँ, यहाँ पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर में क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं या सॉल्ट ऐड करते हैं, यानी वाटर प्लस क्या करते हैं, वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, यानी कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। आपने वहां पर भी देखा था क्या कि डेल्टा टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। क्लियर। यानी डेल्टा टीएफ क्या, डेल्टा टीपी क्या था हमारा, डेल्टा टीपी इक्वल टू केएफ केबी डॉट एम, मोलैलिटी था हमारा, यानी डेल्टा टीपी प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। यही फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। बिल्कुल सिमिलर केस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको चलो समझते हैं हम लोग ग्राफ से, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि कैसे हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फॉल होता है। क्लियर। आप इसे नोट कीजिए।
चलिए तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा फॉलो होता है। इसको हम समझते हैं ग्राफ की तरीके से। जैसे ग्राफ हमने पहले भी बनाया था अपना एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, हम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बताने वाले हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपका मैंने क्या कर दिया, वेपर प्रेशर, जो उधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ कि एक टेम्परेचर सेलेक्ट करता हूँ, यानी किसी टेम्परेचर पर उसकी कोई वेपर्स होगी, इस पॉइंट पर क्या होगा कि वो हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा प्योर फॉर्म में। अब इस सॉलिड को मैं क्या करता हूँ, जब उसका टेम्परेचर राइज करूंगा, टेम्परेचर राइज करने पर क्या होगा, उसकी वेपर्स भी क्या होंगी, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व हमें कैसा मिलेगा देखने को, कर्व हमें मिलेगा इस तरीके से। और इस पॉइंट पर पहुंचने पर क्या होगा, वो लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। यानी कि सॉलिड से क्या होगा, वो लिक्विड में मेल्ट करेंगे। अब लिक्विड को क्या करेंगे आप, यानी इसी को क्या करेंगे, टेम्परेचर को और राइज करेंगे, तो अब उसकी वेपर प्रेशर क्या होंगी, उसकी वेपर प्रेशर क्या होंगी, वो भी बढ़ेंगी। और उसकी वेपर प्रेशर का कर्व हमें कैसे देखने को मिलता है, बिल्कुल ऐसा। यानी कि दोनों के कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम हमारी बात करते हैं सॉलिड की कर्व की, यानी सॉलिड से लिक्विड की कर्व की, तो हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर हमारा इतना स्पीडली नहीं बढ़ता है, तेजी से नहीं बढ़ता है। लेकिन एक बार जब हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि उनके वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगा, एकदम से बहुत ज्यादा ही इंक्रीजमेंट आएगा। और वैसे ही आप देखेंगे जब लिक्विड से गैसियस में करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा है सॉलिड फॉर्म में, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है इन लिक्विड फॉर्म में। यहां पर भी ये प्योर सॉल्वेंट ही हमारा जो कि सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी, जहां पर पॉइंट क्लियर किया आपका, ये पॉइंट हमारी जो वैल्यू है वो यहां पर ये वैल्यू है 1 atm प्रेशर। कितना है, 1 atm प्रेशर। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर आप ये देखिए जरा कि ये हमारा जो लिक्विड फॉर्म में था, जब आपका लिक्विड फॉर्म क्या था, यहाँ पे इधर था, तो ये हमारा क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपसे क्या बोला था, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या, गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपका इधर है। हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, जब आपका लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर कैसा हो जाए, बिकम्स इक्वल। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर हमारा सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा है, इक्वल। तो ये जो पॉइंट टेम्परेचर का पॉइंट होगा वो किसको प्रूफ करेगा, हमारा वो बताएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको मैं शो करता हूँ TF0 से, क्योंकि प्योर फॉर्म में है सॉल्वेंट हमारा। तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, TF0, और वो टेम्परेचर कितना है, इतना। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्योर सॉल्वेंट में स्मॉल अमाउंट में क्या करता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूँ। तो आपने मेरे अगर लास्ट वीडियो देखे हैं, कहाँ पर, बेसिक कंसेप्ट में जब मैंने बात की थी वेपर प्रेशर क्या होता है, या फिर आपने RLVP में भी देखा होगा, मैंने RLVP में भी समझाया है कि जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर फॉर्म होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन क्या होगा, कम होता है। अगर जिसको नहीं समझ में आई बात तो वो इस पॉइंट को मेरे लास्ट वीडियोस के लेक्चर्स को कंप्लीट करके कवर कर सकता है। हम आगे बात करते हैं। तो आपका क्या होगा, आप जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब मैं लेकर चलता हूँ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लगभग कम लेकर चलता हूँ, यहाँ पर लेके चलता हूँ किसी टेम्परेचर पर, और उस टेम्परेचर को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह से आप पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं उसके टेम्परेचर को कम करता हूं तो कम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर यानी कर्व पीछे की तरफ जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो इस एक पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट पर मिल जाएगा, राइट। यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन का कर्व बिल्कुल मिल चुका है। तो ये जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट शो करता है हमारे, किसको पॉइंट को शो करता है, यहाँ पर ये पॉइंट को शो करता है TF को। TF मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। जब हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया स्मॉल अमाउंट में, अगर उसकी अमाउंट को मैं और ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा,
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, जिस जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वेपर प्रेशर क्या होंगे, और भी कम। मैंने आपको बताया था डेल्टा पी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसेंट्रेशन के। यानी जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, कब, जब कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा। और कंसेंट्रेशन में कब चेंज आएगा, जब आप नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज। आप इंक्रीज करते आ रहे हैं तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, n/v, n सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो कंसेंट्रेशन क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। और डेल्टा जो पी होता था आपका, डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल था, सी के। यानी जो डिफरेंस होगा डेल्टा पी में वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्या होगा, सॉल्यूशन का और भी ज्यादा कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने मान ली कि थोड़ा सा आपकी सॉल्यूशन का कर्व यहाँ मिला तो क्या हुआ, अगला कर्व आपका यहाँ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, ये कम होगा। और अगला जो पॉइंट मिलेगा ये नया TF डैश होगा। ये क्या होगा, ये पॉइंट हमारा होगा TF डैश। ध्यान रखना, यानी कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जैसे से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF हमारा यही जो था, जब आपने प्योर सॉल्वेंट को TF नॉट से शो किया, जब आपने सॉल्यूशन में थोड़ा स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो TF मिला था। इसमें जो गैप आएगा, यानी जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा TF, यानी टेम्परेचर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, डिफरेंस बोला गया है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TF डैश हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा TF भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपके, डेल्टा TF भी प्रोपोर्शनल किसकी है, मोलैलिटी। यहाँ पर भी हम लोग कंसंट्रेशन मोलैलिटी के टर्म्स में ही लेंगे। मैंने आपको अपने सेकंड कोएबिलिटी प्रॉपर्टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अच्छे से समझाया है क्यों हम यहाँ पर मोलैलिटी एज ए कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं और किसी कंसंट्रेशन टर्म्स को क्यों यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो मेरी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है ना। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू K। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, F डॉट m, यानी KF डॉट m। और KF इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वहां पर इसका नाम क्या रखा था मैंने, डेफिनेशन क्या बनाई थी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो KF हमारा क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम और भी है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। उसका नाम क्या था, इवोल्यूस्कोपिक, इसका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं KF की डेफिनेशन के बारे में, तो मोलैलिटी अगर 1 कर दी जाए, या फिर मैं अगर क्या बोलूं, जैसे मैंने डेफिनेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर KB के लिए बनाई थी, तो क्या बोला था वहां पर कि व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in per kg of solvent, 1 kg of solvent is called as elevation in boiling point या फिर elevation boiling constant। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। आप अच्छे से समझ चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जो जिस फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस आए हैं, यानी जब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें जो डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसे रब करके हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, और बात करेंगे कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। आप नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आगे के पॉइंट पर। हमारा क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट m, वेयर KF के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर ही होगी हमारी यहाँ पर भी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, मोलैलिटी 1 कर दें, मोलैलिटी 1 कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा TF होगा वही हमारा क्या होगा, KF होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हेन, इसकी डेफिनेशन की जो बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन volatile solute
dissolved in 1 kg of solvent, then depression in freezing point is known as molar depression कांस्टेंट। क्लियर? बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन जैसे हमने बात की थी केवी के बारे में। चलिए तो आगे बात करते हैं। आपने एक ग्राफ के अंदर क्या देखा था? आपने जब ग्राफ बनाया था तो आपने इस ग्राफ में जो ग्राफ बनाया था आपने इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट देखा था आपने सॉल्यूशन का इन सब का, तो यहाँ पर आपने क्या देखा था? जो डेल्टा टी एफ होता है, डेल्टा टी एफ में आपकी सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था या सॉल्यूशन का, आपने देखा था कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया था और जो प्योर सॉल्वेंट का तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? ज्यादा। तो यहाँ पर प्योर फ्रीजिंग पॉइंट यानी टी एफ नॉट को हम क्या लिखेंगे? पहले माइनस टी एफ। तो इस बात को ध्यान रखना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वेयर जबकि हमने बात की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वहां पर क्या था? याद रखना, वहां पर था डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था हमारा? टीबी माइनस टीबी नॉट। वहां पर सॉल्यूशन का टीबी बढ़ता है जबकि यहाँ पर सॉल्यूशन का टीएफ क्या होता है? कम होता है। क्योंकि कम होता है इसलिए हमने माइनस में लगा दिया यहाँ पर, वहां बढ़ता था इसलिए यहाँ पर हमने आगे प्लस में लगा दिया था। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया डेल्टा टीएफ, ये हो गया डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट एम। यहाँ पर हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ केएफ। अब बात करते हैं इसकी भी यूनिट के बारे में। अगर इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट कहां से कैसे निकलेगी? केएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? केएफ की वैल्यू का मतलब होगा डेल्टा टीएफ अपॉन मोलरिटी। अब मोलरिटी है तो यहाँ पर क्या होगा? इसको आप क्या कर दोगे? केल्विन पर मोलर। जैसा कि मैंने आपको डेल्टा टीबी की यूनिट की बात की थी, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी डेल्टा टीबी में? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था हमारा? केबी अपॉन एम। और केबी मतलब क्या होता है? सॉरी केबी क्यों? डेल्टा टीबी इक्वल टू यानी केबी की वैल्यू में तो क्या था? डेल्टा टीबी अपॉन एम। और डेल्टा टीबी क्या होता था हमारा? डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो। तो अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में लोगे तो डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर, या फिर क्या हो जाएगा? ये केल्विन अपॉन मोलर। ध्यान रखना बिल्कुल ये वैसे ही यहाँ पर होगा, केल्विन अपॉन मोलर होगा या फिर डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर। हाँ, अगर आप मोलरिटी को भी देखना चाहते हो तो मोलरिटी क्या होती है? देखिए मोलरिटी क्या होती है हमारी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये केजी में है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? यानी इसे मैं कर सकता हूँ मोल पर केजी, यानी मोलरिटी को मैं क्या कर सकता हूँ? मोल पर केजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ केएफ। बहुत बड़ी बात नोट कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी है। यूनिट ऑफ केएफ आपकी क्या होगी? यूनिट ऑफ केएफ आपकी होगी केल्विन पर मोलर। और इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूं आपकी थ्योरी आपके बेस पर, केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर। और दूसरा नाम क्या होगा? डिग्री सेल्सियस पर मोलर। क्लियर? और तीसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यानी तीसरी यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर की जगह पे क्या करते हैं? मोल पर केजी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन के बाद क्या होगा? नीचे आएगा मोल और केजी कहां चला जाएगा? इंटू केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल। या फिर इसका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो ध्यान रखना ये आपकी क्या हो गई? यूनिट ऑफ केएफ। और बिल्कुल सिमिलर हो गई आपकी यूनिट ऑफ केवीबी। यानी बात करते हैं यूनिट ऑफ केवीबी। तो यूनिट ऑफ केवीबी बिल्कुल डिपेंड करता है बिल्कुल ऐसी तरीके से, और इसकी भी हमारी यूनिट होती है बिल्कुल ऐसी बनती है, केल्विन पर मोलर और डिग्री सेल्सियस पर मोलर। और क्या हो जाएगा? केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोलर, मोल सॉरी मोल आ जाएगा यहाँ पर, और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? यूनिट ऑफ केबी एंड यूनिट ऑफ केएफ। क्लियर? तो यहां पर हमने बात की यूनिट के बारे में, हमने यहां पर बात कर ली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में, लेकिन आप इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग अपने न्यू पॉइंट के बारे में। देखिए
एक पॉइंट हमारा और भी था, जैसे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, और वैसे ही मैंने एक फॉर्मूला निकाला था अपना डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम, यानी कि बात करते हैं एलिवेशन विद बॉइलिंग पॉइंट। दोनों की सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पर एक बात को नोट करके याद रखिए दोनों की सिमिलरिटी के लिए कि दोनों की यूनिट भी कैसी है, सेम है, ठीक है ना। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो के एफ होता है या फिर किसी भी सॉल्यूशन का जो के बी होता है, वो दोनों ही उसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जैसा होगा बिल्कुल वैसा ही हमारा उसकी केबी की वैल्यू होगी, यानी कि डिफरेंट हमारे जो सॉल्वेंट होंगे उनके लिए उनकी केएफ की वैल्यू या फिर केबी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ क्या कि द वैल्यू ऑफ केएफ डिपेंड upon the nature of solvent। नोट पॉइंट पहला केएफ के लिए, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है हमारा, द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट कंटेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएफ, ध्यान रखिएगा। केएफ या फिर केबी दोनों ही बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की या फिर बॉइलिंग पॉइंट की, क्लियर। अगली बात हमारी क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, अच्छी तरह जानते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी एन सॉल्यूट क्या होता है, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी ये बात कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए, इनटू यहाँ पर क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, क्योंकि ग्राम में अगर यूज करते हैं तो इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ये हमारा क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ डॉट, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इधर 1000 सीधे, ये ग्राम में है, हमें याद होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ये भी क्या हमारा ग्राम में होगा, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। एम बी इधर ले आइए तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ इधर हो जाएगा, डब्ल्यू बी ग्राम में इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ नीचे हो जाएगा आपके इंटू डब्ल्यू ए, यानी कि ये भी ग्राम में। ये हो जाएगा आपका एम बी का फॉर्मूला, जिससे हम लोग क्या करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो ये बात होगी हमारे आज की टॉपिक की, जिसमें हमने बात की डिफ्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। मैं आपकी एक बार रिपीट कर देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग से जुड़ा होता है। फ्रीजिंग क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। जिस टेम्परेचर पर क्या होता है हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो चुका होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। अब बात करते हैं डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद क्या होता है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फॉल हो जाता है। फॉल होने का मीनिंग है कि जो चेंज आया इन टेम्परेचर में, किस टेम्परेचर में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल था हमारे एम के, तो कांस्टेंट है, यानी डेल्टा टी एफ आपका जो है डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो हमारा है,
बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये चेंज होगा नहीं टेम्परेचर के राइज करने पर, केवल यही होगा। अब मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने वही तो बात की, हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वही तो होती है किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, नॉट नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, सॉरी नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोलैलिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, और ये डिपेंड करता है डेल्टा टीएफ पर। और डेल्टा टीएफ पूरा का पूरा, मतलब डेल्टा टीएफ पूरा का पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा टीएफ, जो हमारा डेल्टा टीएफ अभी मैंने निकाला था, क्या था, टीएफ। और टीएफ क्या किया था मैंने, टीएफ नॉट माइनस क्या कर दिया था, टीएफ, यही किया था मैंने। और ये पूरा का पूरा, ये डेल्टा टीएफ हमारे क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। डेल्टा टीएफ हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टीएफ नॉट या टीएफ हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है, हमारी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ही हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसे नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट आप कर लीजिए अच्छे से। क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ colligative property, while freezing point of pure solvent or solution, और any solution कर दो, any solution is not a colligative property। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट या फिर व्हाइल, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और एनी सॉल्यूशन इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल पॉइंट के बारे में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा है, when 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water, then calculate freezing point of depression। मतलब हमसे निकालने को बोला गया डेल्टा टीएफ एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टीएफ। आपको क्या क्या निकालने को बोला गया है, आपको बोला गया है कि डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करो और टीएफ कैलकुलेट कीजिए। क्लियर, आपको क्या दिया गया, केएफ फॉर वाटर दिया गया 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए देखो, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी काम आ सकता है हमारा, किसी भी न्यूमेरिकल पॉइंट में आ सकता है नहीं। अगर आपको वाटर के बारे में बात करनी है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं बात कर रहा हूँ वाटर के केस के लिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 प्लस 273 ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में 1.15 को भी ऐड करना होता है। जनरली कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे क्या होते हैं, हमारे इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, और 373.15 केल्विन हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं अगर, तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 में ऐड कर दो 273 1.5 कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। ये हो गया हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना। तो अगर आपको गिवन है, अगर 273 मतलब अगर आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना गिवन है या फिर इतना गिवन है तो आप ये यूज करेंगे। गिवन नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, 100 में से इतना जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है न्यूमेरिकल के लिए। हाँ, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आता है जहाँ पर आपका पॉइंट का लोचा ही नहीं है, यानी इजीली अगर आप इसको 273 ऐड करके अगर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, 0.15 से इतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेल्टा टीएफ के बारे में भी, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, बहुत लोअर अमाउंट में होती है। तो यहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू यूज करें उतना ही आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड, मतलब ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो 45 यानी ये हमारा क्या दिया गया है, WB, और WB कितना है, 45 ग्राम। क्लियर। और क्या बोला गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मोलर मास की भी, और मोलर मास कितना है इसका, कैलकुलेट कर लो। MB कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, C2H6O2, C का कितना होता है 12, कार्बन कितना होता है 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 1 into 6
और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 टाइम्स है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 6 प्लस 16 2 जा 32 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 30 32 कितना हो गया 62 हो जाएगा यानी आपका एमबी कितना हो जाएगा 62 क्लियर इज मेक इट विद 600 ग्राम ऑफ वाटर यानी डब्ल्यू ए कितना दिया गया आपको 600 ग्राम क्लियर इतना सब कुछ दिया गया है आपको केएफ भी दिया गया है केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल क्लियर आपने देखा था कि पिछली बार केबी की वैल्यू कितनी थी केल्विन पर मोलल थी यहाँ पर आपको क्या दिया गया केल्विन किलोग्राम पर मोल तो यूनिट आपको अच्छे से याद रखनी है ठीक है ना। अब चलिए तो आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के एफ डॉट मोलरिटी मोलरिटी मतलब मोलरिटी वाला फॉर्मूला क्या था हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इधर 1000। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो भैया जरा हमें डेल्टा टी एफ निकालना है के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी गई है 45 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना दिया गया है एम बी 62 इंटू डब्ल्यू कितना दिया गया है 600 क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 ये 0 कट गया कितना बचेगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 क्लियर 3 1 जा 3 3 15 जा हो जाएगा हमारा क्लियर है ना। अब इसका क्या सॉल्व करेंगे हमारा क्या होगा 1.86 इंटू 15 5 जा कितना होते हैं 75 अपॉन 62 इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25 केल्विन ये हो गया आपका डेल्टा टी एफ। तो आपने क्या निकाल लिया डेल्टा टी एफ 2.25 केल्विन ये हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आपने निकाल ली है। सेकंड क्या है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो हमें क्या पता है हमें मालूम है सेकंड के लिए क्या होता है डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी एफ क्या होता है टी एफ नॉट माइनस के टी एफ और टी एफ नॉट कितना है मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको गिवन टी एफ नॉट नहीं है लेकिन हमें पता है वाटर हमारा है और वाटर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का ही फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है हमारा होता है 273.15 तो आपको टी एफ गिवन है यानी डेल्टा टी एफ तो आप इसको क्या कीजिए टी एफ निकालना है तो इसको आप इधर ले आइए ये इधर ले जाइए तो टी एफ क्या हो जाएगा हमारा टी एफ नॉट माइनस के डेल्टा टी एफ और टी एफ नॉट की वैल्यू कितनी हमारी है 273.15 माइनस के 2.25 केल्विन क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 5 5 0 1 जाएगा नहीं 11 11 2 9.22 में 1 गया 0 बचेगा 270.90 केल्विन 270.90 केल्विन ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्लियर। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने बात की यहाँ पर डेल्टा टी एफ कैसे फाइंड करना है टी एफ यानी कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सेकंड न्यूमेरिकल चलिए करते हैं जिसमें हम बात करेंगे मोलर मास ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिमिलर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जैसा हमारे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर थे। बस आपको क्या करना है यहाँ पर भी आप इसे याद कर सकते हैं के एफ फॉर वाटर जैसा मैंने वहां पर आपको बोला था के बी फॉर वाटर को याद करने के लिए 0.52 वाला क्लियर। तो ये भी आप इसे याद कर सकते हैं एज न्यूमेरिकल आप इसे नोट कीजिए। तो बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin calculate the molar mass of the solute। चलिए तो फॉर्मूला की बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हम लोग बात करते हैं अपने आंसर की और बात करते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। अब गिवन क्या है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डब्ल्यू बी आपको दिया गया 1 ग्राम एम बी आपको कैलकुलेट करना है। अगर बात करते हैं डब्ल्यू ए कितना है 50 ग्राम ध्यान कीजिएगा 50 ग्राम। अब बात करते हैं और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यानी डब्ल्यू बी अपना एम बी अपन डब्ल्यू यानी सारा काम हमारा हो गया। और क्या था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना लोअर हो जाएगा 0.40 केल्विन लोअर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको दिया गया डेल्टा टी एफ तो कितना दिया गया 0.40 केल्विन ध्यान रखिएगा। के एफ आपको दिया गया 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ
इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए और 1000। तो एम बी निकालना हमें, डेल्टा टी एफ गिवन है और इधर भी ले जाओ तो एम बी के के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है 5.12, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी हमारी दी गई 1 इंटू 1000 अपॉन एम बी, इधर चला गया डेल्टा टी एफ इधर आ गया था और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारी दी गई है 0.40 केल्विन इंटू डब्ल्यू ए कितना हमारा 50। चलिए भाई इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे आप सॉल्व कीजिए तो 5 20 टाइम्स गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 40 से 20 से 2 टाइम्स गया, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम बी इक्वल टू 2 2 4 1 10 यानी 2 5 10 1 2 6 यानी 256 एम बी यानी मोलर मास ऑफ कितना निकलेगा सॉल्यूट 256, क्या हो जाएगा ये ग्राम पर मोल। ये आपके कहता है आपका मोलर मास ऑफ सॉलिड को कैसे फाइंड करते हैं इसका तरीका। आप देखिए न्यूमेरिकल हमारे बिल्कुल सिमिलर ही हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में थे और वैसे हमने यहाँ पर देखे अपने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में। चलिए तो आज हम बात करते हैं अपने एक नए न्यूमेरिकल के बारे में जो आपका बन सकता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिशन टाइप में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिलहाल बोर्ड पर भी हमने एक आध क्वेश्चन देखे हैं। तो आज चलिए इसको भी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए फिर बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा नया है बिल्कुल, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन कर सकते हैं, बस अंतर क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पर बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, बिल्कुल सिमिलर। तो आप इसको ऐसे चेक कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेलेनियम यानी कि इसका जो सिंबल होता है ऐसी होता है, एग्जिस्ट्स एज अ पॉलीमर ऑफ द टाइप ऑफ SeX, यानी सेलेनियम कोई भी हमारा एलिमेंट है यानी एटम है वो SeX के फॉर्म में क्या है, पॉलीमर के फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम को डिजोल्व करते हैं 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन when the observed freezing point is 0.112 डिग्री सेल्सियस लोअर देन प्योर बेंजीन, यानी प्योर बेंजीन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट को यानी कि सॉल्यूट को ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, इस सॉल्यूट को ऐड करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, इतना लोअर हो गया। तो जितना लोअर हुआ वही तुम्हारा क्या है डेल्टा टीएफ। तो आपको आंसर में आपको गिवन लिखते चलना साथ साथ, आपको गिवन क्या क्या है देखिए जरा। आपको सेलेनियम एडजस्ट करना ठीक है, जो बात अलग है। ये आपको दिया गया WB और WB दिया गया 3.26 ग्राम, क्लियर, डिजॉल्व इन 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी WAB दिया गया आपको कितना 2 to 6 ग्राम, क्लियर है ना। आपको क्या करना है MB नहीं दिया गया आपको, तो MB आपको क्या करना है पता करना है। आगे क्या बोला गया डेल्टा TF भी दिया गया आपको, डेल्टा TF कितना 0.112 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको क्या बताया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, अगर डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस में है तो आप इसको केल्विन में भी यूज कर सकते हो, कोई भी 273 का एड नहीं करना है। तो और करके मैं कर देता हूँ 0.112 डिग्री केल्विन, बात समझ आ रही है। तो दोनों ही वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम, हमें सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये जो आपको SeX दिया गया है यहाँ पर x की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए किसी भी तरीके से तो हमें क्या मिल जाएगा SeX का फॉर्मूला, यानी कि SeX क्या है 2 है 3 है 4 है क्या है, तो हमें x कैलकुलेट करना है। फिलहाल आपको जो आपको दिया गया था पॉलीमर वो कितना है 3.26 ग्राम, क्लियर। तो हम यहाँ से उसका MB कैलकुलेट करेंगे। पहले सबसे पहले हमारा काम MB कैलकुलेट करना है, तो हमने MB वाला फॉर्मूला लगाया तो वो क्या होगा KF डॉट WB अपॉन डेल्टा TF इंटू इधर WA इधर 1000, क्लियर है ना। अब सॉल्व कीजिए जरा, KF की वैल्यू कितनी दी गई है 4.90, आपको KF फॉर बेंजीन क्या दिया गया था 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल। गिवन है यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। WB कितना दिया गया आपको 3.26 1000 अपॉन डेल्टा DF कितना आपको दिया गया है 0.112 इंटू WA और WA कितना दिया गया है 226। चलिए तो जरा वीडियो पॉज करके फटाफट MB कैलकुलेट कीजिए जरा, फिर हम बात करते हैं कितना होता है। वीडियो पॉज कीजिए फटाफट।
चलिए क्या किया आपने, इसको सॉल्व किया तो कितना मिलता है हमें आता है 632। ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। ये हो गया आपके एमबी की वैल्यू। क्लियर। अब पता करना कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जरा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने एमबी निकाल लिया। अब हमें मालूम है कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टोटल जो मॉलिक्यूलर, पूरा मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, एक एक सेलेनियम के एटॉमिक मास के इनटू एक्स, जितने भी हमारे सेलेनियम प्रेजेंट है 2 या 3, तो मैंने क्या किया एक्स इनटू क्या किया मैंने एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम, यानी कि क्या किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम, यानी Fe2 Fe3 Fe4 कितने क्या पता। तो जितने भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेलेनियम हो वो किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम, और उसमें जितने नंबर ऑफ सेलेनियम है यानी x, अभी तो हमें मालूम नहीं वही निकालना है, तो x निकालना है। ये हमने अभी यहाँ से निकाला 632, तो ये क्या हो गया 632 इक्वल टू x इंटू कितना हमारा, इंटू हमारा है 78.8। इसे x निकालेंगे तो कितना होगा 632 अपॉन 78.8। इसकी लगभग वैल्यू अप्रोक्स में आएगी वो आपकी 8 के इक्वल आएगी, यानी कि x क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकालने हैं, यानी Fe8 कितने Fe8 के एटम्स हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, पॉइंट का जो बाद का नंबर होगा उसे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे वो कितनी मिलेगी हमें 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ SeX कितना हो गया हमारा Se, यानी Se नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए सेलेनियम, कितना हो जाएगा Se और 8 के लिए Se क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छा से कर देते से Se 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या बोला गया है कि एक आपका पास कोई सॉल्यूट है, आपको ये बोल दिया गया कि वो पॉलीमर फॉर्म में है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अब एक अमोनिया की जगह पर 10 अमोनिया के मॉलिक्यूल आ जाए आपस में जुड़ जाएं और एक पूरा का पूरा एक सॉलिड फॉर्म का एक कंपाउंड बना लें, तो क्या होगा 10 फॉर्मूले हैं, यानी NH3 के कितने होल 10, तो ये क्या हो गया पॉलीमर हो गया। ये क्या था मोनोमर, ये क्या है पॉलीमर। पॉलीमर क्या सकते हैं हमारे, पॉलीमर का मतलब पॉली मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए पार्टिकल्स जुड़ने लगे आपस में, एसोसिएशन हो जाए यहाँ पर, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट और बताता हूँ क्योंकि जब आप फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बात पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या होता है बहुत कुछ चेंज आता है यहाँ पर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। फिलहाल आपको यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी पॉलीमर दिया गया है जैसे डिजोल्व किया गया है, अब उसमें हमने इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं बताया है। यहाँ पर एक पॉलीमर है जिसे डिजोल्व कर दिया, बात समझिए, यहाँ पर एक पॉलीमर था जिसे मैंने डिजोल्व किया जो कि हमारे एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। उसमें हर एक जो पॉलीमर का एक एटम का यानी सेलेनियम का एक एटॉमिक मास कितना दिया गया है 78.8, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता करना था तो हमने इससे पता कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, वो लैंग्वेज ही डिस्क्राइब करती है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा या फिर उस तरीके से सॉल्व होगा। तो जब हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की तो मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूंगा, रिपीट करा दूंगा, क्लियर। तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और क्या होते हैं टीचर वाइवा में भी सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कुछ एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए एक आपका टॉपिक है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, या तो आपको एक नंबर में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको अभी मैं बताऊंगा, या तो यही क्वेश्चन यानी इसका जो मेन मोटिव जो होता है यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाई इज इट एडवाइज टू एड एथिलीन ग्लाइकोल टू वाटर इन कार रेडिएटर्स व्हाइल ड्राइविंग इन अ हिल स्टेशन।
तो यहाँ पर आप इसको समझिए। पहले देखिए, आपको उसे समझने के लिए, याद करने के लिए आपको क्या फंडा समझना है। देखिए, आप क्या करते हैं, जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं कार को लेकर, तो आप उस कार रेडिएटर में क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं। यानी सपोज कीजिए ये आपका एक कार रेडिएटर है, ठीक है ना, कार रेडिएटर है। आपको इसके अंदर क्या डालना था, वाटर। अब इस वाटर को बोला गया है कि इस वाटर में साथ साथ इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों हम लोग ऐड करते हैं। तो आप इसको पहले समझिए। जब आप जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो हिल स्टेशन का जो टेम्परेचर होता है, यानी हिल स्टेशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। यानी जिस भी हिल स्टेशन की बात करेंगे हम बात कर रहे हैं लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर क्या हो, उससे ज़्यादा का टेम्परेचर हो, तो वहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। ऐसे हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं। अब ऐसे हिल स्टेशन में क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम कार रेडिएटर के अंदर वाटर को फिल अप करेंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा हिल स्टेशन है, सपोज करो ये है -5 डिग्री सेल्सियस। अब भाई -5 डिग्री सेल्सियस हमारा एटमॉस्फेयर, यानी इस पूरे एटमॉस्फेयर, यानी जहाँ पर हमारी कार प्रेजेंट है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, उसका जो टेम्परेचर आपको दिया गया है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। और आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, आपके कार रेडिएटर्स में क्या होगा, जो वाटर हमने फिल किया है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीज, मतलब वो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि वो आइस में चेंज ना हो, यानी फ्रीज ना हो। फ्रीज ना हो मतलब उसे क्या करना है, एंटी फ्रीज करना है, यानी एंटी फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं। यानी फ्रीजिंग प्रोसेस हमारी क्या हो, ना हो। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का लेवल पहुंचने के बाद भी हमारा, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अब हमारा हिल स्टेशन के 0 से कम है, तो हम चाहते हैं उस कम टेम्परेचर पर भी हमारा वाटर फ्रीज ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे। और वो सॉल्यूट यही तो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसा है, देखो जरा यहाँ पर क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यही तो पढ़ा था हमने कि जो डेल्टा TF होता है वो क्या होता है, TF नॉट प्योर वाटर माइनस क्या हो जाएगा, TF, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम प्योर वाटर में क्या करेंगे, वाटर में जैसे ही हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स करेंगे और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन। और मैंने आपसे बोला था कि जो डेल्टा TF है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी का। मोलैलिटी किसके प्रोपोर्शनल, एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना ज्यादा आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएंगे उतना ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और उतना ही क्या होगा, डेल्टा TF में चेंजेस आएगा। और जितना डेल्टा TF में चेंज आएगा उतना ही हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल वही काम करना है। यानी अब आपको ये देखना होगा कि आपका जो हिल स्टेशन है वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना, -5 डिग्री है, तो आपको 5 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, कम करना है। तो डेल्टा TF कितना हो गया आपकी, एक तरीके से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। डेल्टा TF आपका 5 हो गया, उसी की बेस पर हम क्या करेंगे, m मोलैलिटी से क्या निकालेंगे, m सॉलिड, यानी WB क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और हम पता कर लेंगे कि हमारा WB कैलकुलेट हो गया तो पता चल जाएगा कितना ग्राम हमें क्या करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना है। इससे क्या होगा, इतना सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोला गया, व्हाई इज इट एडवाइज टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर इन कार रेडिएटर्स व्हाइल ड्यूरिंग इन अ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे क्या होता है, हिल स्टेशन का टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर के कंपेरिजन क्या होता है, काफी कम होता है। तो उस टेम्परेचर पर वाटर हमारा फ्रीज हो जाता है। उस फ्रीजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक सॉल्यूट ऐड करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं हम लोग जनरली इथाइलिन ग्लाइकोल। याद कर लो, से यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। इथाइलिन ग्लाइकोल को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। जब इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारा कार रेडिएटर में जो भरा हुआ सॉल्यूशन है, यानी वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, वो फ्रीज नहीं होता है और इजीली हम वहां पर ड्राइव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यही हमारा रीजन है कि व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल ऑफ वाटर इन कार रेडिएटर्स व्हाइल ड्राइविंग इन अ हिल स्टेशन। क्लियर।
चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। ये भी आपने समझ लिया कि सच सॉल्यूशंस जहाँ पर क्या हो वाटर, अगर क्या हो वाटर जो फ्रीजिंग पॉइंट ना हो, वाटर को फ्रीज ना करें, हम कर दें क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कर दें डिजोल्व कर दें इन वाटर में, जिससे क्या हो वाटर हमारा क्या हो फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर फ्रीज ना हो। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस। क्लियर? तो आप इसको एक तरीके से नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को इस तरीके से और समझ सकते हैं। क्लियर? तो आप इसके इस फैक्ट को नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड फैक्ट के लिए, यानी जो आज हमारा होगा आज का लास्ट टॉपिक। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं हम लोग एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमारी क्या है? सर्टेन सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन रेडिएटर्स सो दैट वाटर डज नॉट फ्रीज एट लो टेम्परेचर इन रेडिएटर्स। सच सॉल्यूशंस इज नोन एज एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। क्लियर? यानी हमें बात समझ में आ गई कि एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है। यानी हिल स्टेशंस पर जब हम किसी भी कार रेडिएटर्स के अंदर जो वाटर डालते हैं, अगर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे हिल स्टेशन से भी क्या हो जाए बहुत ज़्यादा ही हो, यानी कि अगर हिल स्टेशन हमारा -5 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा है तो बहुत इजीली क्या हो जाएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना? यानी वाटर हमारा फ्रीज कर गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन हमारा टेम्परेचर कैसा है हिल स्टेशन का -5 डिग्री सेल्सियस सपोज करो, तो क्या होगा तो -5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा हमारे कार के रेडिएटर्स में जो वाटर फिलअप है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आइस की फॉर्म में चला जाएगा। आइस की फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जिस सब्सटेंस को यूज करते हैं, जिसको ऐड करने से वाटर में क्या होता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है फॉल हो जाता है, जिससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा वो भी डाउन हो जाएगा, और वो हिल स्टेशन से इतना ज़्यादा लोअर हो जाए, यानी इतना ज़्यादा लोअर हो जाए कि हिल स्टेशन अगर -5 डिग्री सेल्सियस है तो सॉल्यूशन हमारा लगभग -6 -7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे -5 डिग्री सेल्सियस का जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जब उससे कम होगा तो हमारा वाटर यानी वो सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर क्या होगा फ्रीज नहीं होगा और इजीली हम लोग कार को ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फैक्ट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फैक्ट की तरफ। सेकंड फैक्ट भी लगभग इसी से जुड़ा हुआ ही है। भाई कार में आपने तो कार का सिस्टम तो ठीक कर दिया चलो कार के रेडिएटर का, लेकिन भाई कार तो चलाओगे सड़क पे ही ना। अब कार चलाएंगे आप सड़क पर, उसी हिल स्टेशन पे चला रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब भाई वहाँ पर जो स्नो होती है यानी जो स्नो पड़ी होती है वो जिससे कि हमारी सड़क पर वो हर जगह पर बर्फ जमा हो जाती है, कार के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है, बिल्डिंग्स पर बर्फ जमा हो जाती है नीचे तक की। तो क्या होता है यहाँ पर अब इस बर्फ को हटाने के लिए हमें भाई सड़क पर कार चलानी है, अब सड़क पर तो बर्फ है तो कार कैसे चलाएंगे, दिक्कत होगी ना। तो उसको बर्फ को हटाने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं हम वहाँ पर भी हम एक ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जिससे क्या हो, जिससे कि उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए डाउन हो जाए बनने वाले सॉल्यूशन का, और वहाँ पर सड़क पर बर्फ नहीं जम पाए, यानी हमें बर्फ जमने नहीं देनी है। यानी हम बात करने वाले अपने सेकेंड फैक्ट डी आइसिंग एजेंट की। डी आइसिंग एजेंट मतलब आइसिंग क्या होता है, व्हेन जब हमारा वाटर क्या करता है आइस की फॉर्मेशन करता है तो उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी को बोलते हैं डी आइसिंग, और जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए बिल्कुल सिमिलर है, इट इज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ आइस। क्लियर? मतलब क्या है हमारा ऐसा सब्सटेंस जो फॉर्मेशन ऑफ आइस को क्या करता है प्रिवेंट करता है रोकता है, तो ये हमारी हो गई डी आइसिंग एजेंट। आप इसको कैसे समझेंगे, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं इसका क्वेश्चन एक नंबर में ये ना पूछता कि व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, इसकी जगह पर क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि व्हाई NaCl इज यूज्ड इन क्लीनिंग स्नो फ्रॉम रोड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक NaCl यूज किया हुआ है एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है ना? ध्यान रखिए केवल NaCl ही नहीं, आप कोई भी कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं। जो जनरली यूज करते हैं वो मैं लिख देता हूँ। जनरली जो यूज करते हैं वो होता है हमारा NaCl और कैल्शियम क्लोराइड, ये दो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग स्नो को क्या करने के लिए क्लीन करने के लिए फ्रॉम रोड्स में। ठीक है ना? अब ये भी क्या करता है बिल्कुल सिमिलर केस है, इसका एप्लीकेशन यही है। क्या करेगा, वाटर हमारा फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमने क्या किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एज अ शुगर
एज ए NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया, यूज किया, जिससे क्या होगा, जैसे हम NaCl का यानी कि नमक का हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे रोड पर, तो क्या होगा, उसमें जो बर्फ जमा होगी वो नमक जैसे ही उस बर्फ से मिलेगा और बर्फ से मिलने पर क्या होगा, वो उससे मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएगा, और जो आइस है यानी जो वाटर जो आइस फॉर्म में प्रेजेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर आइस की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और जब आइस की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो रोड हमारी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी फ्रॉम स्नो से। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैंने आपसे लिख भी दिया है, यानी इसका आंसर आपको कैसे नोट करना है, इसका आंसर आपको ये दिया गया है, क्या है, NaCl इज अ de-icing एजेंट एज इट lowers the freezing point of water so that it does not freeze to form ice under a particular temperature range. Therefore, it is used to clear snow from roads. Clear? तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। हमने यहाँ पर बात की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये बात ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर आज न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं। न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर बात की है डेल्टा TF को कैलकुलेट करने के लिए, TF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया हमने इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको एक पॉलीमर कंपाउंड दिया गया, उस पॉलीमर कंपाउंड को जैसे डिजोल्व करते हैं हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, तो वहां पर वो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे फाइंड करने को बोलेगा, या फिर वो क्या करेगा, आपको पूरे पॉलीमर जो आपका पॉलीमर दिया गया है उसका फॉर्मूला आपको गिवन होगा, लेकिन आपसे बोला जाएगा कि इसमें जो पर्टिकुलर जो एटम है या फिर पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल हमारा है, जैसे सेलेनियम 8 हमने निकाला था, सेलेनियम 8 जो हमने क्वेश्चन निकाला था, तो उसमें हो सकता है आपको ये गिवन हो और आपसे केवल सेलेनियम का ही एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको मोलर मास आपका निकाला होगा, 8 का डिवाइड कर दें, सेलेनियम का निकला आएगा। इस तरीके से क्या हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी फोर्थ हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आपको मैं शीट देने वाला हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP के ऊपर न्यूमेरिकल शीट होगी हमारी, सेकंड होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एंड थर्ड होगी फ्रीजिंग यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। राउल्ट्स लॉ के ऊपर जो मैंने बात की थी, जहाँ तक वेपर प्रेशर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन बताया था, वो भी मैंने आपको शीट बहुत जल्दी दे दी है, तो आप उसको भी बहुत जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर्स को आप जल्दी से मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हम चलते हैं और आपको अगले वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।